10 बजे से काफी सुन करके मेरा ख्याल है कि काफी लोग हो चुके हैं, इसलिए मैं आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे अपनी बात को खाली 2 शेर से शुरू करना है। एक शेर चाचा साहब के लिए होगा और एक शेर वर्तमान स्थिति पर होगा। चाचा साहब को यहाँ तक पहुँचाने में हमने बहुत मेहनत की और मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो यहाँ आएंगे, लेकिन आए, हमारा उसका आवर्धन किया, इसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत आभारी हूँ। और फिर ये है कि सोचा था न अब लौट कर आएंगे फिर कभी, सोचा था न अब लौट कर आएंगे फिर कभी, आवाज भी किसी ने तो मजबूत होगी। उन्होंने मेरी आवाज को सुना और मेरी नहीं, मैं समझता हूँ कि नारा साहब की आवाज को सुना और यहाँ पर आए। एक बार बोल दो समझ नहीं आया। फिर दोबारा बोल दो, एक बार और बोल दो। सोचा था अब लौट कर आएंगे फिर कभी, आवाज भी किसी ने तो मजबूर हो गए। लेकिन पहले वाला ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो तलाश कर रहे थे कि जो लोग हमें बुला रहे हैं वो वास्तव में क्या हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं या नहीं। मैं समझता हूँ यहाँ आने के बाद उनको ये विश्वास हो गया होगा कि ये जो समाज बैठा है वो पूरी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपकी भावनाओं से कटपट है। और भविष्य में मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति अब नहीं आएगी कि हम आपको बुलाएंगे और आप नहीं आएंगे। दूसरा शेर जो मैं सुनाना चाहता था वो ये है कि इस दौरे सियासत का इतना ही फसाना है, बस्ती भी जलानी है, माता भी जलाना है। मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात को यही खत्म कर दी। मैं इस मताधिकार और चुनौतियों पर कितना बोलूँ क्या बोलूँ, सभी लोग बोल चुके हैं बहुत ज्यादा। आप इतना ही जानिए कि जज साहब ने मेरी जो अंदर की भावना थी जिसको सोच करके हमारे बीच में, हमारे साथियों के बीच में काफी डिस्कशन हुआ। महीनों लोग काट छाट करते रहे, लेकिन मैंने कहा कि मैं मताधिकार शब्द चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको इलेक्शन नहीं करूंगा। लोगों ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करिए, मैं कतई ही नहीं करूंगा। ये मताधिकार शब्द है वो मताधिकार ही रहेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जज साहब संजीव कुमार जी ने और चाचा साहब दोनों ने इस बात को विंडिकेट कर दिया कि नहीं, मताधिकार शब्द ही यहाँ पर उपयुक्त था और मताधिकार अगर हमारा छिन गया तो निश्चित तौर पर हमारा बचेगा नहीं, हमारा सब जाएगा। हमें उसको बचाना है और किसी भी कीमत पर बचाना है। बहुत कुछ बोला जा चुका है, उसके सामने बहुत कुछ बोला, जब सामने भी बाकी सारी बातें कही। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैंने निमंत्रण पत्र भेजा था चाचा साहब को और हमारे साथियों को, तो उसमें मैंने लिखा था कि ये जो अधिकार हमें मिला है ये बाबा साहब के लंबे संघर्षों का और काफी लंबी लड़ाई का परिणाम रहा है। और लड़ाई उन्होंने साउथ ब्रो कमेटी के समक्ष और इसके अलावा साइमन कमीशन के समक्ष और जीरो कॉन्वेंट कॉन्फ्रेंस में लड़ी थी। और मुझे मालूम है कि आपकी सोच ये विषयगत है और आप जरूर आएंगे। ये हमने इस बात को जानबूझ करके लिखा था कि ऐसा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, पटेल साहब ने तो काफी विस्तार से इस बात पर चर्चा की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साउथ बरो कमेटी के पहले जब जेम्स एडमिन चेम्स फोर्ड, लॉर्ड चेम्स फोर्ड और एडमिन ने एक कमेटी बनाई गई थी। वो कमेटी मात्र इस बात के लिए बनी थी कि अस्पृश्यों को, अछूतों को किस प्रकार से मताधिकार दिया जाए या किस प्रकार से उनका राइट दिया जाए। तो उस कमेटी ने सिद्धांतता यह स्वीकार किया था कि नहीं, इनको ये अधिकार मिलना चाहिए। और ये बात तब उठी थी जब बाबा साहब 1916 में अपनी शिक्षा पूरी करके आए और उन्होंने इस बात को उठाना शुरू किया कि अस्पृश्यों को, अछूतों को उनकी जो दुर्दशा है उससे उनको राइट मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो ये कमेटी ने डिसाइड किया और सिद्धांतता माना। इसके बाद साउथ बरो कमेटी बनाई गई थी और तब साउथ बरो कमेटी ने
जब तक कि साउथ ब्लॉक कमेटी के समक्ष ये बात आई थी तब भी उन्होंने उपेक्षा की। उन्होंने मताधिकार पर चर्चा नहीं किया, कृषकों को राइट नहीं दिया, लेकिन बाबा साहब ने संघर्ष किया और ज्ञापन दिया बाकायदा कि नहीं, हमें अधिकार मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। और जब साउथ ब्लॉक कमेटी ने इस बात को सोचा समझा, तब सिद्धांतता उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, इन्हें मताधिकार मिलना चाहिए। और आपको ताज्जुब होगा यह जान करके कि जिस समय बाबा साहब ने ये ज्ञापन किया था साउथ ब्लॉक कमेटी के समक्ष, उसी समय भास्कर राव ने, जो पिछड़ी जात के थे, भास्कर राव जाधव, जो पिछड़ी जात के थे, उन्होंने पिछड़ों के लिए भी मताधिकार के प्रयोग के लिए ज्ञापन दिया था। और उस ज्ञापन पर प्रतिक्रिया व्यक्त किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर तिलक उस समय जिंदा थे और उन्होंने, मुझे अच्छी तरह से याद है, अथनी गांव है जो बेलगांव और कोल्हापुर के बीच में, उस गांव में उन्होंने कहा था कि क्या तेली, तमोली और कुड़बट्टे यानी कुर्मी जा करके संसद में हल चलाएंगे। ये उनके शब्द थे बाल गंगाधर तिलक के कि इनको अधिकार क्यों दिया जाए। सोचिए, जब पिछड़ों के लिए उनके ये शब्द थे तो दलितों के बारे में उनकी क्या भावना रही होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ये आगे बात बढ़ी और बढ़ने के बाद फिर साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन ने फिर आप आगे, जैसा कि साहब ने बताया था कि साइमन कमीशन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उनको अधिकार देने की बात की और फिर आगे काम वही शुरू हुई। और हमें उन संघर्षों के बाद फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया, गांधी जी ने विरोध किया पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वो इसलिए गए कि अगर हम नहीं जाएंगे तो इनको अधिकार मिल जाएगा, फिर हम करेंगे क्या जाकर के। तो एक मजबूरी में उनको जाना पड़ा और वो इसलिए गए थे कि हम जाकर के वहां विरोध करेंगे, इसलिए नहीं गए थे कि हम जाकर के वहां पर अम्बेडकर का समर्थन करेंगे। तब जाकर के ये हमें अधिकार मिला और पूरे अधिकारों में हमें सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन की बात मानी गई थी और डुअल वोटिंग की बात मानी गई थी। डुअल वोटिंग का मतलब कि हम अपने प्रतिनिधि को, हमारे प्रतिनिधि को वोट करें। और अन्य जो समितियां थी, प्रांतीय समितियां थी, प्रांतीय विधानसभाएं थी, विधानमंडलों में उनमें राइट देने की बात कही गई थी। इसके बाद कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ। कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ तब इसके बाद फिर बवाल मच गया और जब बवाल मचा तो इसके बाद लोगों ने फिर जम करके हंगामा किया। और आप सबको याद होगा कि साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ, इतना विरोध किया गया कि बाल गंगाधर ये लाला लाजपत राय की हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई, इतना लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। तो ये विरोध किया गया था उस समय साइमन कमीशन का, ताकि दलितों को, वंचितों को, अल्पसंख्यकों को, पिछड़ों को उसका राइट दे। तो मैं उस इतिहास में नहीं जाता था, उस रिंदु में मेरे मन में एक बार आया था कि मैं लिखूंगी स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार के पृष्ठभूमि, लेकिन मैंने उसको काट करके विरोध किया, समाधान लिखा कि ताकि इसी पर सारी बातें हो जाए। तो आज चुनौतियों के बारे में हमारे लोगों ने काफी चर्चा की, FIR के बारे में चर्चा हो ही रही है। अभी अच्छा था, बताए ही चुके हैं कि यहाँ पर अभी एक जजमेंट आया, बड़ा बवाल मचा हुआ 2-4 दिन से कि चीफ जस्टिस और अन्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर्स को चाहे वो कितनी भी गलती कर जाए, उनको आजीवन कभी उनके खिलाफ न FIR दर्ज हो सकती है, न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो जब इस तरह का कानून बना दिया जाए तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि वो फिर निर्भीक होकर के कोई भी गलत काम करने में क्यों नहीं आगे आएंगे। और वो वही कर रहे हैं जैसा कि जज साहब ने कहा था कि जो चीफ जस्टिस महोदय हमारे हैं, उन्होंने जाकर के जो भाषण दिया है या बाकी लोगों ने भाषण दिया है, तो ये सब मनवादी विचारधारा की परिणत के। और ये सारा का सारा जो खेल हो रहा है, FIR को ले लीजिए, चाहे बाकी चीजें ले लीजिए, सारी की सारी बातें उन चीजों का एक मूल तत्व है जो सामने आ रहा है। अब मैं 3 शब्द का प्रयोग करना चाहूंगा, जो जानता हूँ कि 3 शब्द ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि 3 शब्द ही प्रयोग होते हैं। एक तो काल होता है, एक देश होता है, एक काल होता है और एक पात्र। देखिए, अगर आप जानें कि जो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 2600 से लेकर 329 आर्टिकल्स हैं, उनमें क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान
में ये इलेक्शन कमीशन के क्या क्या राइट्स है डिफाइंड है। मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण है, उसका निर्माण है, डिलिमिटेशन है। तो अब आप सोच लीजिए डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन जो है वो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन कर सकता है। तो जो वोट चोरी की बात जज साहब कह रहे थे, मैं वोट चोरी की इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि डिलिमिटेशन में जब वो देखते हैं कि अच्छा ये तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो उसको काट करके ऐसे क्षेत्र में लगा देंगे जहां की मुस्लिम माइनॉरिटी में आ जाए और हिंदू जो है बाकी मेजॉरिटी में आ जाए तो वहां भी हार जाए, या दलित जो है जहां मेजॉरिटी में है उस सीटों को काट करके दूसरी जगह पर लगा देंगे ताकि दलित जो है माइनॉरिटी में आ जाए, मेजॉरिटी में आ जाए। तो ये डिलिमिटेशन जो है वो क्षेत्रों की कटौती करके जो वर्गीकरण किया जाता है उस वो भी वोट चोरी का एक सबसे बड़ा साधन है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उस समय करीब ये मेरा ख्याल है कि 1995-96 की बात है, उस समय डिलिमिटेशन किया गया था। डिलिमिटेशन में जो क्षेत्र कंपेक्ट एरिया में हुआ करते थे उनको बाहर इतने लंबे लंबे एरिया में कर दिया गया कि एक सांसद के लिए या एक कैंडिडेट के लिए इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि वो जाकर के पूरे क्षेत्र को कवर कर सके। और यही नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बजाय दो जिलों की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है शामिल होगी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 2 जिलों में पड़ती है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 3 जिलों में पड़ती है। तो यहाँ तक की हालत होगी। तो ये जो डिलिमिटेशन है ये वो चोरी का बहुत बड़ा साधन है जो किया जा सकता है। FIR के बारे में आपको पता ही है। यूपी का उदाहरण खाली मैं देना चाहता हूँ। यूपी में 2 इलेक्शन हो रहे हैं, आपको बता दूं, एक लोकल बॉडीज का, पंचायतों का, और दूसरा इलेक्शन हो रहा है 2027 में अन्य लोगों का। तो यूपी में जो है जो मतदाता सूची बन रही है लोकल बॉडीज के लिए और अन्य चीजों के लिए, 2 मिनट में खाई दूंगा, आप सुन लीजिए मेरी बात को। यूपी में जो मतदाता सूची बन रही है उसमें जो वोट बन करके आए हैं, बट लिस्ट में वोटर आए हैं वो 17.5 करोड़ आए हैं। और जो मतदाता सूची बनाई है भारत सरकार ने FIR में वो 12.5 करोड़, यानी 4.5 करोड़ वोट बढ़ गए, कम हो गए इनके। उसको लेकर के पूरा का पूरा जो भाजपा में तंका बचा हुआ है, अभी इनके जो अध्यक्ष है वो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सब लोग परेशान हैं। और मुख्यमंत्री जी ने तो एक ताज्जुब भरा बयान दे डाला है। उन्होंने ये कहा है कि कुल 1,77,000 पोलिंग बूथ हैं, हम सब पर अगर 200 वोट बढ़ा देंगे तो 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ का हो जाए। तो ये हालात है। हम कैसे कर सकते हैं कि ये निष्पक्ष मताधिकार हो सकता है या हम जीत सकते हैं। तो उनका एक मात्र रास्ता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इन सब चीजों का एक मात्र समाधान यही है कि हम ईवीएम को खत्म तो करें ही करें, लेकिन ये जो चीजें अंतर्निहित हैं इन चीजों को भी हम दूर करें। पर्ची हमारे जनरल सेक्रेटरी ने दे दिया है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। और अंत में बस एक शेर और कह करके मैं अपनी जो प्राचार्य ने कहा है उन्हीं के शब्दों को मैं अपने शब्दों में व्यक्त कर रहा हूँ। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।